कांग्रेस ने 38 साल के राहुल गांधी को जनता के सामने पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 82 साल के लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया। जो बात लोगों के गले नहीं उतर रही। कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया है, इसलिए डिबेट होनी चाहिए आडवाणी जी और मनमोहन सिंह। आपकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि अगर आडवाणी की बजाय नरेंद्र मोदी मैदान में उतरते तो शायद बीजेपी भी ज्यादा सीटें जीत सकती थी। मैं जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं, गुरु बड़ा कि चेला बड़ा। जिस नरेंद्र को आप इतना प्यार करते हो, जिस नरेंद्र ने गुजरात में इतना विकास किया या बताते हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इस नरेंद्र को बनाने का काम आडवाणी जी ने किया है। उस नरेंद्र को गुजरात के विकास के लिए पर मार्गदर्शन किसने किया है तो आडवाणी जी ने किया है। गुजरात के हमारे वो सांसद हैं, गुजरात की विकास यात्रा कैसे चले हर पल हमें उंगली पर करके चलाया है। जिस व्यक्ति ने नरेंद्र को इतना चलाया है वो व्यक्ति देश को कितना बढ़िया चला सकते हैं, इसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा सबूत मैं हूं उनके लिए। क्या मोदी जी आप गुजरात से संतुष्ट हो गए? दिल्ली की ओर क्यों नहीं देख रहे? 5 करोड़ लोगों की समस्याओं से बड़ी 100 करोड़ लोगों की समस्याएं हैं और कुछ इस हद तक देश आज जिस हालात में है, क्या आपको नहीं लगता कि आपको दिल्ली की ओर कूच करनी चाहिए? मुझे गुजरात का कार्य मिला है, गुजरात की जनता ने मुझे जिम्मेवारी दी है, उसको मुझे बड़े निष्ठा के साथ उसको निभाना चाहिए और जो काम मुझे दिया है उसको मैं लगन से कर रहा हूं। आप गोल गोल जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब 8 साल हो गए गुजरात में, गुजरात का विकास आपने कर लिया, देश को करके दिखा दिया, अब दिल्ली की कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। नहीं, आपने पूछा दिल्ली की ओर देखते क्यों नहीं। देखिए मेरी सरकार ने, मैं दिल्ली की ओर क्यों देखता नहीं मैं बताता हूं। ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार गुजरात को कोई मदद नहीं करती है, उतना ही नहीं रोड अटकाती है और इसलिए मुझे दिल्ली की ओर इस सरकार की ओर देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं अपना गुजरात की दुनिया चलाता हूं और प्रगति करने का प्रयास करता हूं। नहीं, उनका सवाल यह है कि क्या आप दिल्ली को कुछ करेंगे? उनका कहने का मतलब है कि आप देश के नेतृत्व करने के लिए। गुजरात के हमारे सांसद श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा हिंदुस्तान दिल्ली की ओर कुछ करने वाला है, मैं अकेला नहीं। मैं आपको साफ साफ पूछ लेता हूं, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे? मैं आपको साफ साफ पूछना चाहता हूं, अब तक आपने साफ साफ पूछा क्यों नहीं? और मैं आपको भी साफ साफ जानकारी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी जी हैं और हम सब पूरी ताकत से आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए खपे हुए हैं। ये तो आप इस चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं इसके बाद होने वाले चुनाव की बात कर रहा हूं। आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बढ़िया सरकार चलेगी और देश दोबारा उनको भी पसंद करेगा। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम करेंगे। आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर इल्जाम है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। मोदी साहब, पहली बार शायद ये मौका हुआ है जब पाकिस्तान के वजीर आजम ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के स्टैंड के साथ एग्री करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। आपने कहा अजमल कसाब के स्टेटमेंट के बारे में, अजमल कसाब के स्टेटमेंट को एविडेंस नहीं माना जा सकता। मैंने ऐसा नहीं कहा है। मेरा विषय था पोटा का कानून हटाने के संबंध में। पोटा का कानून जो आतंकवाद के खिलाफ लाया गया था, अटल जी की सरकार लाई थी, उसमें एक प्रावधान था कि कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाए और अगर वो सीनियर पुलिस के सामने स्टेटमेंट देगा तो वो स्टेटमेंट एविडेंस के रूप में माना जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये जो मुंबई पर पाकिस्तान ने हमला किया है उसकी षड्यंत्र कहां हुआ, मीटिंग कहां हुई, उसका कोई एविडेंस आपको मिलेगा? कोई एविडेंस मिलने वाला नहीं है। तो आपके पास एविडेंस है कसाब। अगर आपके पास पोटा का कानून होता तो आप आसानी से उसको एविडेंस मान सकते थे और भारत सरकार ने पोटा का कानून हटा करके ये जो ताकत थी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की उसको खत्म किया है। ये मेरी चर्चा का विषय। मोदी साहब, मेरे पास पाकिस्तान के कुछ अखबार है, द नेशन, डॉन, जियो टीवी की रिपोर्ट्स हैं और इन सबका यह कहना है कि नरेंद्र मोदी
और पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी एक ही तरह की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान अपने लिए क्या करता है वो मेरा एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है, पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है। अभी भी देखिए ना 30 सवाल भेज दिए और हिंदुस्तान की सरकार उनको जवाब लिखने में पड़ी रही है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। सीधी बात है, हिंदुस्तान में आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कानून होना चाहिए। दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्री ने कानून बनाए हैं। ह्यूमन राइट की वकालत करने वाले दुनिया के सब देशों ने कानून बनाए हैं। अमेरिका का पैट्रियट कानून तो ऐसा है कि जो आशंका वाला व्यक्ति है 6 साल तक उसको जेल में बंद कर सकते हैं और वो पूछ भी नहीं सकता है कि उसको जेल में बंद क्यों किया। और उसी का कारण है कि 9/11 के बाद अमेरिका में एक भी घटना घटी नहीं। हिंदुस्तान में जब तक हम इस प्रकार के कठोर कानून नहीं बनाते तब तक हम आतंकवाद को रोकने में सफल नहीं होंगे। लेकिन आपका एक और बयान है जिसका जिक्र पाकिस्तान के अखबारों में किया है। आपने कहा कि जब तक अंदर से कोई मदद नहीं मिलती इतना बड़ा अटैक नहीं हो सकता था और इसका जमकर इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने। मेरे बयान के 1 घंटे के बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर का बयान आया है कि 15 लोग थे जिन्होंने लोकली उनको सपोर्ट किया है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है। किसी ने रास्ता दिखाया होगा, किसी ने होटल दिखाई होगी, कोई ले गया होगा। ये मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान है और मेरा भारत सरकार को यही कहना है, अभी भी कहता हूं, दोबारा कहता हूं कि पाकिस्तान पर दुनिया भर के अंदर इस मुद्दे को लेकर के जितना सच्चाई कह सकते हैं करना चाहिए। लेकिन साथ साथ हिंदुस्तान में वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान से आकर के घुसे हुए हैं या हमारे हिंदुस्तान के हैं जो इस प्रकार से पाकिस्तान को मदद की है, उनको नंगा करके निकालना चाहिए और उनको फांसी के तख्त पर चढ़ाना चाहिए। देश के अंदर कोई ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता। और ये मैं आज भी डंके की चोट पे बोलना चाहता हूं, हिंदुस्तान में मदद बिना कोई आदमी बाहर का आए करे के चला हवाई जहाज में आकर के बम्बई नहीं करके गया है क्या? सामान्य आदमी को समझ आता है, कोई तो होगा जिसने उसको रास्ता बताया होगा। पहले रेकी करने आएंगे तब किसी ने बताया होगा। और पुलिस बोलती है, मुंबई पुलिस ने ऑफिशियल कहा है कि 15 लोगों की मदद तो हुई है। तो चर्चा का विषय यह होना चाहिए कि ये दिल्ली की सरकार वोट बैंक की राजनीति के खातिर ये लोगों को खोजने की बात में ढिलाई क्यों करती है। लेकिन दिल्ली की सरकार तो ये कह रही कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के टच में है। वैसे तो मेरा पूरा राज्य पाकिस्तान के टच में है क्योंकि हम गुजरात और पाकिस्तान पड़ोस में है। तो हमारा तो पूरा राज्य उनके टच में है और हम उनके कारनामों को जानते हैं और जानना भी चाहिए। कोई ऐसा स्टेट होगा क्या कि दुश्मन देश क्या कर रहा है उसकी जानकारी न रखे? ऐसा हो सकता है क्या कोई देश? वो दिल्ली वाले हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। हम तो जागेंगे, बराबर ध्यान रखेंगे। और मैं चाहता हूं कि इन दिनों आतंकवाद के खिलाफ एक मन बनाकर लड़ा जाए, इसलिए मैं राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं चाहता हूं। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल बनाना बहुत आवश्यक है, मैं साथ मानता हूं। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी तो आप करते हैं जब आप इलेक्शन के लिए स्पीचेस देते हैं, जब आप पब्लिक मीटिंग्स करते हैं। आप कहते हैं कि उग्रवादियों पर अगर नकेल कसनी है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। और तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए राजनीति थोड़ी है। आतंकवाद को खत्म करना है, यही करना है भाई। आप बोल रहे हैं आतंकवाद को खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए जो कर सकते हैं उसको काम दो। पूरा देश को कहना चाहिए का राजनीति थोड़ी है। लेकिन आतंकवाद को तो आपने ये राष्ट्र नीति है, ये राजनीति नहीं है भैया। राष्ट्र के हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और ये करना चाहिए। जो नहीं करते उनको पूछो कि भाई आप वोट बैंक की राजनीति के खातिर आतंकवाद को ये पनपा की क्यों देते हो? तो ऐसा तो नहीं है कि आपके राज्य में आतंकवादी हमले न हुए हो? गुजरात में आतंकवादी आए, उनको समझ आ गया कि गुजरात जाने का क्या खमियाजा भुगतना पड़ा। 21 दिन के अंदर हर एक को खोल करके रख दिया, चमड़ी उधेड़ करके रख दी और उनके आकाओं को पकड़ के लाए। हिंदुस्तान में केरल से लेकर के कश्मीर तक, केरल से लेकर के कश्मीर में हर राज्यों से उनके जितने आका थे वो पकड़ लिए। और गुजरात में आतंकवाद की घटना घटी, उसका नतीजा ये हुआ कि देश की सब सरकारों को 5 साल से आतंकवादी घटनाएं घटती थी लेकिन वो किसी को पकड़ते नहीं थे। गुजरात में पकड़ने के बाद उनको पकड़ने के लिए जाना पड़ा और उसके बाद देश भर में पकड़ने की बात शुरू हुई। तो गुजरात का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और सिमी के पूरे नेटवर्क में उनके सारे आकाओं को पकड़ कर रख दिया हमने। तो देश की बहुत बड़ी भलाई का काम किया गुजरात ने।